नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इतिहास की यात्रा में एक और रोमांचक पड़ाव पर आ गए हैं। हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास के 11वें अध्याय नए साम्राज्य और राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ये अध्याय बहुत ही रोचक है क्योंकि ये हमें उस समय में ले जाता है जब भारत में गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य बन रहे थे और साथ ही दक्षिण भारत में भी कई महत्वपूर्ण राज्य उभर रहे थे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से प्रशस्तियों और वंशावलियों का अध्ययन करेंगे। ये वो स्रोत हैं जिनसे इतिहासकार हमें राजाओं, उनके पूर्वजों और उनके शासनकाल के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, एक जिज्ञासा है, एक संगीतज्ञ राजा। अरविंद की तरह आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या कोई राजा जो एक महान योद्धा हो, क्या वो एक कुशल संगीतकार भी हो सकता है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ चलिए अपने आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। प्रशस्तियां क्या बताती हैं? तो बच्चों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में, खासकर राजाओं और उनके शासन के बारे में जानकारी मिलती कैसे है। इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है प्रशस्तियां। प्रशस्ति ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा अर्थ है प्रशंसा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रशस्तियां दरबारी कवियों द्वारा अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थीं। वे अपने राजा को एक महान योद्धा, एक कुशल शासक और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते थे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हरिशेन, जो महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी जो असल में समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति ही है। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये कविता आज भी हमें देखने को मिलती है। ये प्रयाग यानी आज के इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खोदी गई है। ये वही स्तंभ है जिस पर सम्राट अशोक के अभिलेख भी हैं। तो सोचिए, ये कितना अनोखा है ना? एक ही पत्थर का स्तंभ हमें दो अलग अलग युगों के महान सम्राटों की कहानी सुना रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हरिशेन के अपनी इस प्रशस्ति में महाराजा समुद्रगुप्त के बारे में क्या-क्या बताया है। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा और संगीतज्ञ। प्रशस्तियां हमें राजाओं के व्यक्तित्व के केवल एक नहीं बल्कि कई अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करती हैं, जिससे हमारे सामने उनकी एक बहुआयामी छवि बनती है। समुद्रगुप्त इसका एक आदर्श उदाहरण है। आप अपनी स्क्रीन पर जो सिक्का देख रहे हैं वो सम्राट समुद्रगुप्त का है और ये हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। हरिशेन की प्रशस्ति और ऐसे सिक्कों के आधार पर हम समुद्रगुप्त के 3 प्रमुख गुणों को जान सकते हैं। योद्धा प्रशस्ति में हरिशेन लिखते हैं कि उनका शरीर युद्ध में लगे अनगिनत घावों के निशानों से भरा होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। ये वर्णन उन्हें एक वीर और अनुभवी योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है। विद्वान, संगीतज्ञ। अब इस सिक्के को ध्यान से देखिए। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये चित्र उन्हें सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कला प्रेमी और संवेदनशील शासक के रूप में भी दर्शाता है, जो युद्ध की कला के साथ साथ संगीत की कला में भी निपुण थे। ईश्वर के समान। प्रशस्ति में उन्हें एक महान रक्षक और कई देवताओं के समान बताया गया है। ये उस समय की एक आम प्रथा थी जिसमें कवि अपने राजा को महिमा मंडित करने के लिए उनकी तुलना ईश्वर से करते थे। बच्चों, ये वीणा वाला सिक्का परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसे हमेशा याद रखिएगा। एक कुशल योद्धा और संगीतज्ञ होने के अलावा समुद्रगुप्त एक महान रणनीतिकार और विजेता भी थे। आइए अब उनकी विजय नीतियों को समझते हैं। समुद्रगुप्त की विजय नीतियाँ। किसी भी साम्राज्य का विस्तार केवल युद्ध लड़ने से नहीं बल्कि सही रणनीति और कूटनीति से होता है। समुद्रगुप्त की नीतियां इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग रंग के क्षेत्र समुद्रगुप्त की अलग अलग नीतियों को दर्शाते हैं। हरिशेन की प्रशस्ति हमें उनकी 4 प्रमुख नीतियों के बारे में बताती है। आर्यावर्त यानी हरा रंग, ये उत्तर भारत का क्षेत्र था। यहाँ के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ यानी लाल बिंदु, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र था। यहाँ के 12 शासकों ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने बुद्धिमानी दिखाते हुए उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ये समुद्रगुप्त की सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक समझ को भी दर्शाता है। उन्होंने ये समझा कि इतने दूर के इलाकों पर सीधे शासन करना व्यावहारिक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अधीनता स्वीकार करवाकर उन्हें दोस्त बना लिया। पड़ोसी देश असम, नेपाल जैसे पड़ोसी राज्य समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके शक, कुषाण और श्रीलंका जैसे शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। समुद्रगुप्त की इन सफलताओं ने गुप्त वंश की नींव को बहुत मजबूत किया।
चलिए अब इस महान वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश की वंशावली। वंशावली यानी जीनियोलॉजी हमें किसी भी राजवंश के उत्थान और उसके प्रमुख राजाओं के क्रम को समझने में मदद करती है। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। लगभग 1700 साल पहले स्थापित हुए गुप्त वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार थे। चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, राजा से महाराज और फिर महाराजाधिराज बनना ये दिखाता है कि गुप्त शासकों की शक्ति और सम्मान समय के साथ कितना बढ़ता गया। ये उनके एक छोटे से राज्य से एक विशाल साम्राज्य बनने की कहानी कहता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र, जिनके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, वे एक महान विजेता और संगीतज्ञ थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के पुत्र, जो एक और महान शासक हुए, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शकों पर विजय थी। उनका दरबार नवरत्नों से सुशोभित था, जिनमें कालिदास और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान शामिल थे। गुप्त काल के बाद उत्तर भारत में एक और शक्तिशाली राजा का उदय हुआ, जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और हर्षचरित राजाओं के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत उनकी जीवनियां होती हैं। आज से लगभग 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। ये हमें हर्ष के वंश और उनके राजा बनने तक की कहानी बताती है। संघर्ष और विस्तार। हर्षवर्धन ने कन्नौज और बंगाल को जीता, लेकिन जब उन्होंने दक्कन की ओर बढ़ने के लिए नर्मदा नदी पार करने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री श्वेन सांग, जो उस समय भारत आए थे, काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे और उन्होंने उस समय के भारत का विस्तृत विवरण छोड़ा है। सोचो, अगर पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को नहीं रोक पाते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या हर्षवर्धन पूरे भारत के सम्राट बन जाते? जिस राजा ने हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली शासक को रोक दिया, वे थे चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अब दक्षिण के इन शक्तिशाली राजवंशों पल्लव और चालुक्यों के बारे में और जानते हैं। दक्षिण के राजवंश पल्लव और चालुक्य। जिस समय उत्तर भारत में गुप्त और हर्षवर्धन जैसे शासक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत भी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय था। वहां पल्लव और चालुक्य जैसे महत्वपूर्ण राजवंश शासन कर रहे थे। आइए इन दोनों की तुलना करें। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर था जो शिक्षा और कला के लिए जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर चालुक्य वंश की राजधानी थी पैठल। ये शहर भी उस समय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। अब देखते हैं राज्य का विस्तार। पल्लवों का राज्य कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी थी, इसलिए ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ और समृद्ध था। चालुक्यों का साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ये इलाका भी राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं प्रसिद्ध राजा की। पल्लव वंश के इस तालिका में किसी विशेष राजा का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन चालुक्य वंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। वे एक शक्तिशाली और वीर शासक माने जाते थे। अंत में देखते हैं प्रशस्ति रचयिता। पल्लवों के लिए यहाँ कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चालुक्य वंश में रवि कीर्ति नाम के कवि ने प्रशस्ति लिखी थी। रवि कीर्ति राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और उन्होंने उनके शासन की प्रशंसा की थी। ऐहोल, जो चालुक्यों की राजधानी थी, एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। यहाँ कई मंदिर थे, जिस कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता था। ये दोनों राजवंश अक्सर एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण कर और आपस में युद्ध करते रहते थे। हमने देखा कि इन राजाओं ने कितनी बड़ी बड़ी राजधानियां बनाई और कितने बड़े इलाकों पर राज किया, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? क्या केवल राजा अकेला सब कुछ संभाल सकता था? बिल्कुल नहीं। आइए अब समझते हैं कि उनके प्रशासन का ढांचा कैसा था और उसमें क्या नए बदलाव आ रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था के नए बदलाव। जैसे जैसे राज्य बड़े होते गए, उन्हें चलाने के तरीके भी बदलने लगे। राजाओं ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नई नीतियां अपनाईं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार थे।
आनुवंशिक पद। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए। इसका अर्थ था कि पिता के बाद उसका बेटा ही उस पद पर आसीन होता था। उदाहरण के लिए हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक बने। एक व्यक्ति कई पद। कभी कभी एक ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को कई पद दे दिए जाते थे। जैसे हरिशेन महादंडनायक होने के साथ साथ एक मंत्री भी थे। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख लोगों की भूमिका। स्थानीय प्रशासन में भी कुछ प्रभावशाली लोगों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी शहर का मुख्य बैंकर और प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार जैसे लोग शामिल थे। इन बदलावों का एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि शक्ति केवल राजा के हाथ में केंद्रित नहीं रही, बल्कि वो स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली परिवारों और अधिकारियों में भी बंट गई। इसी ने आगे चलकर सामंती व्यवस्था की नींव रखी। प्रशासन के साथ साथ सेना को संगठित करने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव आया, जिसे हम सामंत व्यवस्था के नाम से जानते हैं। एक नई सेना और सामंत व्यवस्था। राजाओं को अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए एक सुसज्जित सेना की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक नई व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे सामंत व्यवस्था कहा जाता है। सामंत कौन थे? सामंतों को आप राजा के टीम कैप्टन की तरह समझ सकते हैं, जिनकी अपनी एक छोटी टीम यानी सेना होती थी। ये वे सेना नायक थे जो राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता देते थे। भुगतान कैसे होता था? उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन के बदले उन्हें भूमि दान दिया जाता था। राजा उन्हें सैलरी की जगह खेलने के लिए एक मैदान यानी जमीन दे देता था और कहता था कि इसी मैदान से अपना और अपनी टीम का खर्चा निकालो। उनके कर्तव्य क्या थे? वे दी गई भूमि से कर वसूलते थे और उसी से अपनी सेना, घोड़ों और हथियारों की देखभाल करते थे। लेकिन बच्चों, ये व्यवस्था एक दो-धारी तलवार की तरह थी। जब भी शासक दुर्बल होता, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जब तक राजा शक्तिशाली था, सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर पड़ता, यही सामंत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते थे। इस बात को हमेशा याद रखना। ये तो थी केंद्र और सेना की बात। चलिए अब देखते हैं कि दक्षिण के राज्यों में गांवों और शहरों का शासन कैसे चलता था। दक्षिण के राज्यों में स्थानीय सभाएं। बड़े राजाओं और उनके अधिकारियों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी कुछ संगठन थे जो शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, खासकर दक्षिण भारत में। पल्लवों के अभिलेखों में हमें कई स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है। सभा, ये ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था। ये सभा उप समितियों के माध्यम से खेतों, सिंचाई और मंदिरों की देखरेख जैसे कई काम करती थी। ये एक ग्राम सभा थी जो उन इलाकों में होती थी जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे। नगरम, ये एक व्यापारियों का संगठन था जो शहर की आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता था। ये व्यवस्था हमें दिखाती है कि भारत में स्थानीय स्तर पर शासन चलाने की परंपरा कितनी पुरानी है, जो आज हमें पंचायती राज व्यवस्था में भी देखने को मिलती है। हमने राजाओं, अधिकारियों और सभाओं के बारे में तो जान लिया, लेकिन उस जमाने में आम लोगों का जीवन कैसा था? आइए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। उस जमाने में आम लोग। इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। आम लोगों के जीवन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी के स्रोत बहुत कम मिलते हैं। 1. महान नाटककार कालिदास के नाटकों से हमें उस समय के समाज की एक झलक मिलती है। उनके नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और ब्राह्मण जैसे उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य आम लोग और महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। याद है ना, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि कैसे सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध भी प्राकृत भाषा का ही उपयोग करते थे। क्यों? ताकि उनकी बात हर आम इंसान तक पहुंच सके। कालिदास के नाटक भी हमें यही बात बताते हैं। 2. उस समय भारत आए चीनी तीर्थयात्री फाशियन ने समाज की एक कठोर सच्चाई का वर्णन किया है। उन्होंने अछूतों की दुर्गति पर ध्यान दिया है। उन्होंने लिखा है कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये उस समय की कठोर सामाजिक व्यवस्था और जाति प्रथा पर प्रकाश डालता है। आम लोगों के जीवन पर एक और बड़ा प्रभाव तब पड़ता था जब राजा की विशाल सेना उनके गांवों के पास से गुजरती थी। राजा की सेना का अभियान।
बाणभट्ट ने हर्षचरित में राजा की सेना के एक अभियान का बहुत ही जीवंत वर्णन किया है, जो इसके भव्य लेकिन विघटनकारी दृश्य को प्रस्तुत करता है। जब राजा की सेना चलती थी तो वो एक चलते फिरते शहर की तरह होती थी। इसमें विशाल साजो सामान होता था, जैसे हथियार, बर्तन, सोने के पायदान। इनके साथ पशु भी होते थे, जैसे ठेले गाड़ियों पर ऊंट और हाथी। इनके साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे राजा के लिए दही, गुड़ और फूलों के उपहार लाते थे और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करते थे। लेकिन इस अभियान का एक विनाशकारी पक्ष भी था। बाणभट्ट लिखते हैं, सेनाएं पीछे विनाश छोड़ जाती थीं। गांव की झोपड़ियां हाथी कुचल देते थे। ये वर्णन हमें दिखाता है कि युद्ध और सैन्य अभियानों का आम लोगों के जीवन पर कितना सीधा और कठोर प्रभाव पड़ता था। जिस समय भारत में ये सब हो रहा था, दुनिया के दूसरे हिस्से में अरब में एक बड़े धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हो रही थी। अन्यत्र अरब में इस्लाम। अपने इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि उसी समय दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी। आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम का मूल संदेश बहुत सरल और शक्तिशाली था। कुरान के अनुसार अल्लाह सर्वोपरि है और सभी मनुष्य समान हैं। समानता के इस संदेश ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। लगभग 1300 साल पहले अरब के सिपाहियों ने सिंध, जो आज के पाकिस्तान का हिस्सा है, पर विजय प्राप्त की थी। तो इस पूरे अध्याय में हमने लगभग 1700 साल पहले से लेकर 1400 साल पहले तक के समय को समझा। आइए एक बार फिर से महत्वपूर्ण तिथियों को दोहरा लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां और अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय की मुख्य घटनाओं को याद रखने के लिए ये समय रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। 1700 साल पहले गुप्त वंश की शुरुआत, 1400 साल पहले हर्षवर्धन का शासन, 1400 साल पहले अरब में इस्लाम की शुरुआत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय नए साम्राज्य और राज्य। आज हमने प्रशस्तियों के माध्यम से समुद्रगुप्त की विजयों को जाना, गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि उस समय प्रशासन, सेना और आम लोगों का जीवन कैसा था। मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।